बड़ा हमारा दिल है तो आजम का धड़कन है। ये घर अखिलेश यादव जी का सही नहीं, दूसरा घर आजम का इसको लेकर देखिए, जो सदे नेताजी ने हमेशा कहा, चौधरी साहब ने भी कहा था और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार कहते रहे कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। और मैं सोचता हूं आजमगढ़ में वही अपना दूसरा घर फिजिकली बनाने और उसका उद्घाटन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं 3 तारीख को। बहुत लोग विपक्ष के लोग सवाल कर रहे थे, लोकसभा के चुनावों के समय में आया था, हमारे भी उपचुनाव में किए, आम चुनाव में भी सवाल किए, तो उस सभी का जवाब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत शानदार और बहुत बड़ा घर आजमगढ़ के अंदर बनने जा रहा है, जिसके गृह प्रवेश साथ में ही पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन 3 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं ये बनने से, ये बिल्डिंग, ये घर, ये कार्यालय बनने से आजमगढ़ के लोगों को बहुत सारी सहूलतें भी होंगी और पार्टी के काम को और बेहतर सुचारू रूप से चलाने में एक सहयोग मिलेगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है, कल है। करीब पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल गवर्नमेंट बंद कर रही है, सिर्फ आजमगढ़ में करीब 200 स्कूल बंद कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा, जिसके बारे में हम समाजवादी लोग हमेशा सचेत करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग ये नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों को शिक्षा मिले, दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को शिक्षा मिले, हमारे मुसलमान भाई शिक्षित हों, क्योंकि आप सब जानते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और ये सत्ता में बैठे लोग, ये सामंतवादी लोग जो लगातार अपनी सामंतशाही चलाए रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के उनसे सत्ता से सवाल करें। और यही नियत है कि लगातार बीजेपी के लोग पहले शिक्षा के बाजारीकरण को लगातार बढ़ाया, यूनिवर्सिटियों की फीसों को बढ़ाया, यूनिवर्सिटियों में सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ाया, प्राइवेट तमाम यूनिवर्सिटियों को बढ़ाते रहे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बढ़ी रही। अब तो और नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे भी शिक्षा ना पा जाए गरीबों के परिवार के, इसलिए लगातार ये नियत चल रही है इनकी। और ये नियत और मंशा समाज के सामने है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और ऐसे गरीब विरोधी लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। और फिर एक सवाल और, अभी उड़ीसा का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जहां 2 दलित युवकों को, शायद वो पिता और पुत्र थे, एक गाय खरीद करके ले आ रहे थे, उसके ऊपर जो है कि उनको गौ तस्करी का अंजाम लगा करके उनको जो है कि मारा पीटा गया और गंदे नाले का पानी पिलाया गया और पैरों के घुटनों के बल चलाकर उन्हें घास खिलाई गई। देखिए, यही बात हम समाजवादी लोगों ने हमेशा कहा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। दलित पिछड़ों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जो जानवरों की तरह व्यवहार हो रहा है, आजादी के कहने को अमृतकाल मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस अमृतकाल आने तक इतने साल गुजरने के बाद भी अभी हमारे दलित पिछड़ों को पूरी तरह से सामाजिक आजादी नहीं मिल पाई है, सामाजिक सम्मान और स्वाभिमान का जीवन अभी नहीं मिला है, जिसकी लड़ाई को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जैसा उड़ीसा की घटना के बारे में आपने चर्चा की, यही हाल इटावा में हुआ। आप सोचो, इटावा में, तो इटावा में जो पूरे घटनाक्रम के बीच में जो महिला है, उनका अभी सोशल मीडिया पे जो बयान वायरल हो रहा है, उसमें जिस तरह से वो पीडीए समाज, या यूं कहें कि टारगेट तो उनका पूरा पीडीए समाज है, लेकिन सिर्फ अभी यादव का नाम लेकर के जिस तरह से गाली दे रही है, उनके पीछे क्या मिलता है? कहीं तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्यों को करा रही है। क्या ये संभव था कि इस तरह की बयानबाजी के बाद अगर सरकार चाहती तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई न होती? और कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार उन्हें मीडिया में स्पेस दिया जा रहा है, लाइव डिबेट्स चलाए जा रहे हैं। क्या आपको मीडिया के साथियों, आपको अंदाज नहीं लग रहा है कि बीजेपी इसके पीछे नहीं है? बीजेपी के लोग समाज के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की ताकत है, जिस पीडीए की ताकत में न केवल हमारे पिछड़े समाज के, हमारे दलित, हमारे मुसलमान भाई, हमारे आदिवासी, बल्कि बहुत सारे वो संवर लोग भी हैं, अगली जाति के लोग भी हैं, जो लोग लगातार इस तरह के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बीच में ये नफरत फैलाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन समाजवादी लोग दृढ़ संकल्पित हैं
अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी और समाज के हर पीड़ित व्यक्ति के न्याय दिलाने के लिए, हक, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और ये संघर्ष, ये लड़ाई जहां तक भी लड़ने की आवश्यकता होगी हम लोग लड़ेंगे। सांसद जी, आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है और उसको भी देकर जो है सीएम के खिलाफ जो कि यहाँ पर जो है तो क्या कहना? देखिए, इनके बारे में अकेले मुझे क्या कहना, हम समाजवादी लोग तो लगातार कह रहे हैं, आप समाजवादियों के बारे में सवाल ही नहीं कर रहे। समाजवादी तो लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं जब से सरकार बनी है केंद्र में या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने भी कम से कम इस बात को स्वीकार किया, वो भी एफिडेविट देकर स्वीकार किया। अब देखना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। सर, आउटसोर्सिंग को लेकर के खैर ये प्रॉब्लम तो पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी ये ठेकेदारी हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में जो है कि आजमगढ़ का मामला है जहां ये पीजीआई से कुछ गार्ड है उनको निकाला जा रहा है। हाँ, लगभग 110 कर्मचारी, आज सुबह वो डेलीगेशन मुझसे मिला था और संबंधित अधिकारियों से मैंने बात भी की है। ये बीजेपी के लोगों की नीयत खराब है। पहले तो आउटसोर्सिंग की इसलिए कि आरक्षण खत्म हो, आउटसोर्सिंग इसलिए की कि गरीबों का शोषण हो सके। हम लोग तो लगातार इस पक्ष में रहे कि नहीं, परमानेंट नौकरियां होनी चाहिए। और इस बात को मैं केवल आपके बीच खड़े होकर आजमगढ़ में नहीं कह रहा हूं, इस बात को मैंने संसद की पटल पर भी जिस मजबूती के साथ मैं कह सकता था, मैंने इस बात को उठाया था। ये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है। और फिर ये नई नई एजेंसी जब चेंज होती है, नई नई कंपनियां बदलती हैं, तो ये अलग से तरीके से कर्मचारियों का शोषण करती है। जैसा उदाहरण के तौर पर आज आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज के 110 कर्मचारियों की जो दुख भरी कहानी है मैंने सुनी आज और संबंधित अधिकारियों से बात भी की। बहुत दुख भरी कहानियां हैं। लोगों ने 2011 से लेकर आज तक काम कर रहे थे, पिछले 12-14 सालों से। कोविड के समय अपने जीवन को, जान को जोखिम में डाल के, अपने परिवार के ऊपर रिस्क पूरा उठा के उन लोगों ने सेवाएं की। आज वो कर्मचारियों की कंपनी बदली है तो आज कर्मचारी बाहर, कल कोई और कंपनी आएगी तो जो कर्मचारी बाद में आएंगे वो भी बाहर। ये शोषण का माध्यम है, ये नहीं होना चाहिए। और कर्मचारियों को न केवल परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, बल्कि पुरानी पेंशन की जो हमारी स्कीम है वो होना चाहिए। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सबसे बड़ा जो खतरा है, बाबा साहब के दिए संविधान का जो हक और अधिकार है आरक्षण का, जो मंडल आयोग की सिफारिश का पिछड़ों को नहीं मिला, वो पूरा का पूरा अधिकार और हक खत्म करने का षड्यंत्र है। राजभर जी की जो टिप्पणियां आ रही है फिर उसको लेके क्या कहें उनके बारे में। पिछली बार भी आप सबने पूछा था पार्टी ऑफिस में, जो हम बैठे थे, हमने कहा था बड़े नेता लड़ना के लिए चुनाव। बाप बेटे लगातार टिप्पणी कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पे। देखिए, ये उनके संस्कार है, तो ये उनके क्या कहें, जिसके संस्कार होते हैं वो संस्कार बाहर निकल के आते हैं। तो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं समझता हूं किसी अच्छे इंसान द्वारा हो नहीं सकते थे। और राजनीति में बड़े से बड़े राजनीतिक मतभेद के बावजूद कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी जाती है। तो उन्होंने मर्यादाएं नहीं सीखी तो उसके लिए हम क्या करें। तो जी, आजमगढ़ में बहुत सारी घटनाएं हुई, दलितों के साथ और संतों के साथ और राजभरों के साथ, खासतौर से बर्दा की घटना हुई। वहां पर महिलाओं को जो पीटा गया, राजभर समाज की महिलाओं को पीटा गया, तो इसको लेकर कर। देखिए, लगातार जो बात है, बात वही है। पार्टी का डेलीगेशन भी गया था, मुझे याद है, हमारे सब साथी गए थे। और डेलीगेशन से पहले भी पार्टी के स्थानीय नेता तत्काल पहुंचे थे, हमारे विधायक जी से लेके और सांसद लोग, अध्यक्ष जी सब लोग पहुंचे थे। फिर पार्टी ने डेलीगेशन ही भेजा। और ये घटना बर्रा की हो, ये घटना तरवा की हो, ये घटनाएं आपकी कौशाम्बी की हो, ये घटना इटावा की हो, आप घटना के लब्बो-लाभ में जाओगे तो ये उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इसकी नीति, इसकी नीयत, इसका सोच, इनकी जहन पूरा का पूरा दलित, पिछड़े, मुसलमान और आदिवासियों के विरोधी है, गरीब विरोधी है। और उन्हीं विरोध के चलते ये तरह तरह की घटनाएं अलग अलग इलाकों में आपको सुनने को मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।